नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उपराज्यपाल हर फाइल पर रोक लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता के काम रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को नहीं रोक सकते, वो फाइलों को अटकाकर काम में बाधा डाल रहे हैं। आपको बता दें कि एलजी की तरफ से बयान दिया गया था कि उमर सरकार बहाने ना बनाए स्टेटहुड का और काम पर ध्यान दे। उसी को लेकर यह बयान फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि फाइलें अटकाई जाती हैं और काम नहीं करने दिया जाता। एक तरफ उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि आप स्टेटहुड का बहाना बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। इसी पर सफाई दी गई है। इसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सफाई दी है और उल्टा उपराज्यपाल पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि हर फाइल पर रोक लगा दी जाती है, जिसकी वजह से जनता से जुड़े काम हो नहीं पाते, काम रुक जाते हैं। और उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार को रोक नहीं सकते, वो फाइलों को अटकाकर काम में बाधा डाल रहे हैं। यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर पे मेहरबानी की नजर रखें और जो यहाँ पे तूफान आया था जम्मू में, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करें कि यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर हो। स्टेटहुड के भी हम उनसे दरखास्त करते हैं कि उसमें भी नजरसानी करके जल्दी हमें स्टेटहुड रिटर्न कर दें। मैं इलेक्शन पे यही कहूंगा कि हर कोई जो शख्स है जो इलेक्शन लड़ता है, उम्मीद करता है अच्छा, हम भी उम्मीद अच्छी करते हैं। हो रहे हैं। देखिए, आपके सामने है दरबार मुंह, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। अभी 4 साल और हैं, उसमें और भी पूरे हो जाएंगे। वो फाइलों पे बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि वो फाइलें छोड़ के भेज दें अब रियासत की हुकूमत को। होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? लोगों की हुकूमत है, लोगों ने इसको वोट दिया है, होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट। अब आइए आपको एलजी मनोज सिन्हा का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने उमर सरकार पर दिया था। दरअसल हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने उमर सरकार को बहाना ना बनाकर काम करने की नसीहत दी थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग को लेकर कहा था कि सरकार को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए, काम के लिए स्टेटहुड का बहाना नहीं चलेगा। एलजी मनोज सिन्हा ने खरे खरे शब्दों में किस तरह स्टेटहुड को लेकर अपनी बात कही थी, सुनते हैं। कौन सी बात हो गई है? मैंने यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इतनी बात कहता हुआ मैं आप सबसे हृदय से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। समीर भट्ट हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है। समीर, कैसे देखते हैं आप फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को, जो उन्होंने कहा कि फाइलें तो आपकी तरफ से ही अटका दी जाती हैं? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो आज बयान दिया है वो नया नहीं है। पिछले कई दिनों से लगातार वो एलजी मनोज सिन्हा पे कटाक्ष कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और न सिर्फ फारूक अब्दुल्ला बल्कि अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी नेता, वो भी लगातार हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको पावर्स नहीं मिल रहे हैं, उनको जो है काम नहीं करने दिया जा रहा है। इवन की जो उमर अब्दुल्ला है वो भी ये कह रहे हैं कि
उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। उनको जो है उनकी जो पावर्स हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं। स्टेटहुड जब तक नहीं आएगा तब तक कि हम ये जो प्रॉमिसेस हैं, लोगों से वादे किए गए हैं, वो पूरे नहीं होंगे। लेकिन बीजेपी और पीडीपी जैसी पार्टीज और सज्जाद जैसी पार्टीज या अल्ताफ बुखारी जैसी पार्टी जो अपोजिशन है, जो अपोनेंट्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो लगातार हमला वापसी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो पावर्स है वो तो बहुत ज्यादा है। बीजेपी ये कह रही है, पीडीपी ये कह रही है कि स्टेटहुड में यूटी में आपको सिर्फ जो सिक्योरिटी है, जो होम है, उस पर आपका कब्जा नहीं है या आपका एक तरह से हम कहें कंट्रोल नहीं है। बाकी तो सभी चीजों पे आपका कंट्रोल है। आपके पास डिपार्टमेंट से आप काम क्यों नहीं कर रहे, आप बहानेबाजी कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली क्या है कि यूटी के इशू पे, जो स्टेटहुड के इशू पे लगातार अगर आप देखें तो दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और जवाबी हमले हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें कौन पिस रहा है, उसमें आम लोग पिस रहे हैं। अगर आप आज की बात करें तो पिछले लगातार कई दिनों से या एक साल के दौरान डेली वेजर्स का इशू ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसके साथ जब बेरोजगार लोग हैं उनका पड़ा हुआ है। प्रॉमिसेस कुछ हुए थे, जैसे फ्री पावर देने की बात थी, फ्री बाकी चीजें देने की बात की थी, वो ऐसे पड़े हुए। पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे पड़े हुए हैं, कोई इस पर पेशरफ नहीं हो रही। लेकिन अब जो है एक साल से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सोच रही है कि उनको स्टेटहुड नहीं मिला, रियासत का दर्जा नहीं मिला है, यहाँ पे उनके पास इतने पावर्स नहीं है, तो इसलिए अब डायरेक्ट हमला बोल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। और कुछ दिनों पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि एलजी जो है फाइलों पे बैठे हुए। आज उन्होंने उस चीज को फिर रिपीट किया है। लेकिन जब हमने बीजेपी से इनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि ये एक बहानाबाजी हो रही है और बहानेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल जवाबी बीजेपी तो कह रही है बहानेबाजी हो रही है, तो इधर से क्या हो रहा है? एक बार हमारे दर्शकों को साफ साफ बता दीजिए कि उपराज्यपाल की तरफ से जब कहा गया कि बहाने मत बनाओ, काम करो, उसके बाद उन्होंने कह दिया तो काम तो आप ही नहीं करने दे। ऐसे कौन कौन से विभाग होते हैं जो उपराज्यपाल के पास होते हैं, और क्या एनसी ठीक बोल रही है या वो सच में काम से भाग रही है? देखिए, अगर हम देखें तो इस वक्त उपराज्यपाल के पास जो यूटी का एक प्रशासन का जो तंत्र है, उसमें उनके पास मेनली गृह विभाग है, जो होम डिपार्टमेंट, और होम डिपार्टमेंट आपका पुलिस आता है, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उमर अब्दुल्ला है और उनके जो काबीना के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें छोटी चीजों पे एक तरह से प्रपोजल जो है हम भेजते हैं, लेकिन एलजी उसको मंजूरी नहीं देते हैं। क्योंकि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, अगर बजटिंग करनी है, किसी जगह पे प्रपोजल बनाए, कोई स्कीम है, कोई बजट बनाना है, तो उसके लिए एलजी का भी एक तरह से अप्रूवल चाहिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कह रहे हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमें काम नहीं करने दिया जाता। लेकिन उस पर जो बीजेपी है या बाकी पार्टी वो खुलेआम उसको इनकार कर रही। वो कहती है कि देखिए, आप ये बहानेबाजी करना बंद कीजिए, आप काम कीजिए। और अब आप एक साल से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब आपको वक्त आ गया है कि अब आप काम करके आगे बढ़िए। फिलहाल जिस तरह से मैंने कहा, उमर अब्दुल्ला से जब मैंने पूछा कि क्या आप स्टेटहुड के इशू पर आगे चलेंगे, तो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड अभी एक, हम कह सकते हैं कि स्टेटहुड एक स्टार्ट है, हम इसके आगे भी जा सकते हैं और स्टेटहुड के अलावा भी हमारे पास और भी विकल्प है। मीन्स के स्टेटहुड के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, उसका भी जायजा ले सकते हैं कि हम क्या सुप्रीम कोर्ट जाएं या एक पार्टी के तौर पर सुप्रीम चीफ मिनिस्टर एज ए पार्टी वहां पे जाए, तो वो भी एक ऑप्शन उन्होंने बना के रखा है। तो फिलहाल जो दावे हैं, हमले हैं, काउंटर हमले हैं, उनका जो दौर है वो चल रहा है, लेकिन आगे देखना पड़ेगा कि ये कहां पर पहुंचता है। ये जो सियासत, जाहिर तौर पर ये देखना जरूरी है कि रुकेंगे कहां इस तरीके के बयान। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आरएस पठानिया बीजेपी एमएलए और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, और इमरान काजी एनसी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। काजी साहब, आपके पास आते हैं, एक ही बात बता दीजिए कि कौन सी फाइल आपकी रुकी हुई है, क्या काम है, कौन सा नहीं हो पा रहा है, सीधा इसके बारे में बात करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं। उठाया और आप जवाब मांगना चाहते हैं, और ये जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं कि इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ये पूछेंगे कि कौन सी फाइल्स रुकी हुई है जी। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बिटवीन द चीफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चीफ मिनिस्टर और एलजी साहब के बीच में है। एक तरफ से गवर्नमेंट क्वेश्चन रेज कर रही है कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, उसका जो किसके लिए बोल रहे हैं, वो एलजी साहब के लिए जी। आज डॉक्टर साहब ने भी सवाल उठाया, किसके लिए उठाया, एलजी साहब के लिए। इसका जो
जवाब आपको देना चाहिए। अगर कोई फाइल्स नहीं रुकी हैं, फाइल्स पे टाइम नहीं लिया जा रहा है, टाइमली काम नहीं हो रहा है, तो इसका जवाब एलजी ऑफिस से आना चाहिए, ना कि भाजपा के दफ्तर से आना चाहिए। क्वेश्चन रेज एलजी साहब पे हो रहा है। लोग जवाब एलजी साहब से चाहते हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब करो कि क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे एलिगेशंस लगा रही है। ये जवाब जो है वो एलजी ऑफिस से आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां भाजपा के लोग स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं एलजी ऑफिस के। नहीं तो सर देखिए, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि 2-3 दिन से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, और अगर फिर हम सुई वहीं घुमा देंगे, फिर उन्हीं बयानों पर एलजी ने ये कहा, आपकी तरफ से पहले ये कहा जाता है, पहली बार तो नहीं आए हैं ना इस तरीके के बयान, हमेशा आते रहते हैं। तो कोई तो ऐसा काम होगा जो आप मांग कर रहे होंगे पुरजोर तरीके से कि ये होना चाहिए, और वो नहीं हो पा रहा है। ऐसा कोई एक काम है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अभी आपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से सुना होगा जी। कितनी बार उन्होंने बोला कि हमारी यूनिवर्सिटीज के इश्यूज हैं, उनके वीसीज अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, आपका एसकेआईसीसी का इशू है वो नहीं हो रहा है, आपका एडवोकेट जनरल का मसला है वो नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। और अभी आप अपने प्रवक्ता से बात कर रहे थे, उन्होंने आपको क्लियरली बोला, देखिए अगर आप कहते हैं हम ये तासुर दे रहे हैं लोगों को कि हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, या जितने भी होम और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के जितने भी डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट के अपने हाथ में है, इसका मतलब उनका सारा कंट्रोल जो होना चाहिए, उनमें कोई भी प्रपोजल या अप्रूवल की जो पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। अगर उन सब चीजों की फाइल्स भी एलजी साहब के पास, अप्रूवल के पास जाएंगे, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास ये सब? चलिए ठीक है, पठानिया साहब जवाब दीजिए इस बात का, और कहिए, बताइए कि अधिकार अगर मांग रहे हैं सर, 3 वायदे आपकी तरफ से किए गए थे, 2 उसमें से पूरे हो गए हैं, अगर एक मांग है स्टेटहुड की, तो वो सही समय आपकी तरफ से कब आएगा? जब बार बार अधिकारों को लेके सवाल उठता है तो कहां दिक्कत आ रही है? मैं साफ और स्पष्ट और बड़े थोड़े शब्दों में डायरेक्ट विषय पे आते हुए, जी, दिस इज नो इशू। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत चुनाव लड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जानते हुए, मानते हुए, समझते हुए कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में चुनी हुई सरकार का क्या दायरे हदूद रहेगा, इन्होंने चुनाव लड़ा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको वोट दी। मोटा मोटा आप सवाल पुट कर रहे थे, आपको बता नहीं देते, मैं बताऊं। लॉ एंड ऑर्डर एक विभाग है सिर्फ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के पास। टोटल जो डिपार्टमेंट है वो टोटल के टोटल डिपार्टमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकार के पास है जम्मू कश्मीर में। बट डेली गवर्नेंस करने में ये बिल्कुल भी विफल रहे। एक भी फाइल देखें, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का या एलजी ऑफिस का, राजभवन का प्रवक्ता, ना उनका इंटरप्रेटर, ना उनका समर्थक, ना उनका स्पोक्समैन, बट वी आर दी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी। आप लोगों को झूठ, फ्रॉड, घुमा के फिरा के लोगों को जब मिसलीड करने का आप काम कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों में जाके एक पोजीशन भी क्लैरिफाई नहीं करें? आपको, मुझे तो समझ नहीं आती आपको परेशानी क्या है इसमें। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जस्ट मैं डेली गवर्नर, ये तो सवाल नहीं पिन पॉइंट करूं, मैं पिन पॉइंट करूंगा। 25-26 तारीख को जम्मू खित्ते में, विशेषकर जम्मू कश्मीर में, बल्कि जम्मू में, मैं अपने जिले की बात करूं जहां से मैं विधायक हूं, जिला उधमपुर में 10,000 घर इफेक्टेड हुए। 10 में से 3,500 टोटली या फिर सीवियरली इफेक्टेड हुए। तो मेरा सवाल है सरकार से कि वो 3,500 लोग कहां रहते हैं आज तक? यू हैव नॉट डिसाइडेड। अभी तक 1 रुपया ना आपने उनको दिया। आपने विधानसभा में झूठ बोला, हम 5 मरले जमीन दे रहे हैं। मीमो कहां है? ऑर्डर कहां है? कैन यू गो टू एनी तहसीलदार और तहसीलदार उसको सवाल पुट करें, भाई कितने केसेस 5 मरला वाले आपने प्रोसेस किए? जो सरकारी जमीन पे जिनके मकान गिरे उनके लिए आपका क्या पॉलिसी है? जिनके जंगलात से मकान गिरे वहां आपका क्या पॉलिसी? हालांकि हमने सुझाया, मैं 1.5 महीना हुआ मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने लेटर दिया है, अरे भाई मैं अपने सीडीएफ से देना चाहता हूं, आप मुझे मेरा सीडीएफ भी परमिट नहीं करे। अब आप कह रहे 50 लाख देना होगा, मैं 2 करोड़ मांग रहा हूं, और हालांकि मेरा अपना सीडीएफ है, मेरा डिस्क्रिप्शन है, आप उसकी परमिशन भी नहीं दे रहे हमें। तो ये डेली गवर्नेंस आप करने में, आपदा के वक्त में भी आप बहुत बड़ा अटर फेलियर साबित हुए हैं। नाउ पुट टू अनदर केस ऑल्सो, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को बार बार चेताया, बताया, आपको फिर बता दूं कि ये जो आप कहते हैं डिबेट चल रहा विधानसभा में, ये एमएलए की जो इफेक्टिवनेस है उसे अंडरमाइन किया गया। अरे भाई, ये जो हमारा जो एमएलए का जो प्रोटोकॉल है, ये डिफाइन किया है हाउस की कमेटी ने, और सेक्शन 46 सब क्लास 2 ऑल स्टैंडिंग ऑर्डर को सेव करती है। आप फिर भी उस प्रोटोकॉल को रिस्टोर नहीं कर पा रहे। एमएलए की जो अथॉरिटी है, उनका जो पावर है, जो प्रिविलेज कमेटी की रिकमेंड
चलिए, उनका संपर्क कट गया है, फिर से आएंगे, फिर जुड़ेंगे हम पठानिया साहब के साथ। काजी साहब, आप जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि बहाने तो बनाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आप फिर से शायद हमारी बात को नहीं आप समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन रेज हो रहे हैं एलजी साहब के ऑफिस पे, इसकी क्लियरिटी कौन देगा? एलजी साहब देंगे ना। सवाल उनकी तरफ से हुए रेज सर, लेकिन अब्दुल्ला साहब ने भी तो कहा कि फाइलें अटकी इसलिए काम नहीं कर पा रहे। मतलब आप लोग मान रहे हैं कि आपकी तरफ से काम नहीं हो रहा है? अपोजिशन का काम है सवाल खड़ा कह रही है, उनका तो क्लोज करना, उनका तो काम है हर चीज को अलग तरीके से देखने का। उनको लोगों ने अपोजिशन में बिठाया है, और डेमोक्रेसी में अपोजिशन काम है उस तरीके से गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए। तो उनका काम है, ठीक है, आपकी बात एकदम सही है। तो आपका भी तो जवाब देना काम है ना सर। पिछली बार जब भ्रष्टाचार को लेकर सवाल जवाब हमने किए तो हमने बीजेपी निष्पक्ष तरीके से हमने कहा था, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काम नहीं करते। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि या तो एक ही बात होगी सर, या तो भ्रष्टाचार होगा या तो काम होगा। मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा था, यही मेरा आपसे है कि आप कह रहे हैं कि सवाल उन्होंने उठा दिए, अब आप बता दीजिए कि कहां पे क्या पूछना चाहता हूं। जी, मैं आई वांट टू पुट अ क्वेश्चन वन स्ट्रेट एंड वन वेरी डायरेक्ट। एक सेकंड पठानिया साहब, एक सेकंड सर, जवाब लेते हैं, उसके बाद आपके पास। जी प्लीज। बोलिए काजी। करप्शन की बात कर रहे हैं, सुनिए, आप जहां तक करप्शन की बात कर रहे हैं, आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास सारी अथॉरिटीज हैं, वो तो फुल कंट्रोल गवर्नमेंट के एलजी। तो अगर उनको लगता है, कहीं एलजी साहब को ये लगता है कि करप्शन हुई है, तो उनके पास पूरी अथॉरिटी है उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसमें उनको कोई रोक नहीं सकता। या गवर्नमेंट ने कहीं उसके लिए ये नहीं बोल। चलिए काजी साहब, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, फिर बोलेगा। जी, आप पठानिया साहब दीजिए जवाब, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कहना चाह रहे थे सर? लिखित जी, मैं देखें, हमने विधानसभा के पटल पे एक बड़ा साफ स्पष्ट सवाल पूछा है। एक डिवीजन, टेस्ट डिवीजन, जिस डिवीजन से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी आते हैं, 21 काम सिंगल टेंडर को अलॉट हुए। क्या ये करप्शन नहीं तो और क्या है, मुझे बताओ। डाक बंगला सुंदरबनी का काम चल रहा है, नौशहरा का, अभी तक टेंडर खोला नहीं, आपने उसका छत डाल दिया हुआ। क्या ये करप्शन नहीं तो और क्या है। जम्मू कश्मीर में इलीगल माइनिंग का हब बना हुआ है। मेरे जिला में 2 ब्लॉक आपने इन्फ्लुएंस रखे हैं, सिर्फ 2 ब्लॉक, और वो जितना झूठ फ्रॉड पर्ची 2 ब्लॉक से ज्यादा दुनिया भर की लीगल माइनिंग आप कर रहे हैं। आपके अपने जम्मू में, अब क्या बताऊं, अब आपके समझिए, आप ही के परिवार से एक ही क्रशर चलता है, बाकी किसी को परमिशन आप लेने नहीं देते। कठुआ में आपने मोनोपोली बना के रखी है। अरे भाई, लूट लिया आपने इस 1 साल में। लूटने में, जब लूटने की बारी आती है या सिंगल, तब नहीं आपको पावर दिखाई देती, लेकिन जब लोगों की बहबूदी, लोगों की तरक्की, लोगों की एक लोगों के भले के लिए जब काम करना हो, तो तब आपको रियासत दिखाई देती है उसमें। मैं आपसे सवाल पुट कर रहा था कि आपने एमएलए के इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन कर दिया। आपने 3 लाख का जो पंचायत में एक टेंडर होता था, आप उसे रिस्टोर करने के लिए तैयार नहीं। आप एमएलए के प्रोटोकॉल को रिस्टोर करने के लिए तैयार नहीं, जबकि भारत सरकार ने उसके लिए बिल्कुल एक सेविंग क्लॉज करके प्रोटेक्ट करा जम्मू कश्मीर को। और यू हैव प्रूव टू बी एन अटर फेलियर। आपके विधायकों ने, मेरी बात सुन ले साहब, इस बार विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने खुद सरकार के विरुद्ध कहा कि सरकार विधानसभा जब भाग रही है, सरदार के जो जवाब है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। जो मुख्यमंत्री साहब के दाएं बाएं आगे पीछे बैठते हैं, उन्होंने कहा है 2 एसटी एमएलए, आप हीट देखें, मेरे क्षेत्र में भी गुजर बकरवाल एसटी के जो लोग वो डिस्प्लेस हुए, आपके 2 विधायकों ने मुझे मेरा सपोर्ट किया है, कोकरनाग वाले और कंगन वाले, जिन्होंने ओपनली विधानसभा के पटल के कहा कि गुजर बकरवालों को हरास किया जा रहा है उसमें। तो ये अकाउंटेबिलिटी ये आप नहीं ऑन करेंगे, या इसमें भी आपको रियासत, अरे भाई रियासत पे मैं आ जाऊं, जम्मू कश्मीर रियासत है, रियासत रहेगा और रियासत बन के रहेगा। ये भारत सरकार का कमिटमेंट है, एंड वी हैव सेड इट इन और सुप्रीम कोर्ट, हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा, संसद में कहा, लाल किला के प्राचीर से कहा, और बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर रियासत बनेगा। लेकिन आपकी फेलियर्स का कम से कम तो बंडाबार हो पाए ना, आपका अटर फेलियर तो कम से कम लोगों के सामने आ पाए। आपने एक बहुत बड़ा गवर्नेंस डेफिसिट करके लोगों को झूठ बोल के, झूठी गारंटियां देके आपने एक तमाशा, एक नया माहौल खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पे, उनकी तवक्कात पे आप उतर नहीं पा रहे। आपके मिनिस्टर, आपकी सरकार, आपके ऑफिसर साहिबा दिन ब दिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, लूट बची हुई है, लूट। मैंने मेरे सवाल के माध्यम में, आप भी प्लीज इनसे जवाब लें, 350 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ई मार्केटिंग के माध्यम से हर साल का चूना लगाते हैं हम सरकार को।
और गवर्टी मार्केटिंग में जो आप लोग लेते हैं, ठीक। उन लोगों को नहीं, वो फर्मों के खाते में पैसे डालते हैं। जो लोग काम करने वाले हैं उनका आप बायोमीट्रिक करते नहीं। इसका मतलब सरकारी मुलाजिम भी नहीं लग सकता और जो कच्चा है वो पक्का भी नहीं हो सकता, लेकिन 350 करोड़ रुपए का आप चूना लगा रहे हैं हर साल। चलिए ठीक है पठानिया साहब, किसी वजह से उनका नेटवर्क नहीं है तो वो आपके जवाब नहीं दे पाएंगे अभी तो सारे सवालों के, क्योंकि आपने तो नाम लेके उनको बोल दिया। पूछा जाता उनसे ये सवाल कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुद विधायक जब सरकार को लेकर घेर रहे हैं उन्हें पटल पर, तो जवाब जरूर लिया जाता। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए।